क्या आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में हर साल कुछ सवाल बार बार दोहराए जाते हैं। सोचिए अगर वो 50 सवाल आपको पहले मिल जाए तो अगर बोर्ड एग्जाम में वही सवाल आए जो पहले आपने पढ़ लिए हों तो कैसा रहेगा। पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल साइंस में 50 में से 50 सही कर सकते हैं? चलिए आजमा कर देखते हैं। पेपर में जो सवाल आते हैं क्या वो आप पहले से जान सकते हैं? इस वीडियो में छुपा है सब का राज। तो चलिए हमारी वीडियो के लिए एंड तक बने रहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतेश और आप देख रहे हैं टाइम पे गोस्ट। आज की वीडियो में आपको मिलेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो वो तो सबको पता है कि शीत युद्ध का अंत हुआ था, वो हुआ था 1991 में। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध के समय दो शक्तियां थी, मुख्य दो शक्तियां थी, तो वो थी अमेरिका और रूस, क्योंकि इन्हीं दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएगा? अमेरिका और रूस, ठीक है। और तीसरे नंबर का सवाल क्या है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? अब कुछ लोग बोलेंगे विघटन क्या होता है, तो मैं बता दूं कि विघटन वो होता है जो पहले जो कोई चीज पहले एक थी, अब वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाए, उसे हम विघटन कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टुकड़ों में कब बटा था? तो वो 1991 में, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ठीक है, तो 1991 में। तो चल अच्छे से। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वारासो संधि किसके नेतृत्व में थी? तो नेतृत्व मतलब कि कोई सुझाव देने वाला, ठीक है। तो उसके समय में थी सोवियत संघ के समय में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवें, शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गुट निरपेक्ष यानी कि दो सबसे महान शक्ति, उसी को बोलते हैं गुट। गुट निरपेक्ष मतलब कि दो महान शक्ति, गुट यानी गुट, दो महान शक्ति, उसको हम गुट बोलते हैं। तो किसके नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत में किसने की थी? तो नेहरू जी ने की थी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं आप उन्हीं क्वेश्चन की ओर। बैनल दीवार किस वर्ष गिरी? मतलब एक बैनल की दीवार थी दोनों देशों के बीच में, वो किस वर्ष में गिरी थी? तो वो गिरी थी 1989 के दस, ठीक है, 1989 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी महाशक्ति बनकर उभरी? तो वो अपनी अमेरिका सबसे ताकतवर शक्ति या महाशक्ति बनकर उभरी थी, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मतलब सोवियत संघ के देश के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव, गोर्बाचोव, ठीक है, मिखाइलो गोर्बाचोव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध का मुख्य कारण था पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजी मतलब बात का मतलब होता है अपन को, पूंजीवाद का मतलब होता है कि लाभ लेना, ठीक है, सरकारी लाभ लेना। और समाजवाद का मतलब होता है कि सभी को एक समान रोजगार देना, ठीक है, या सभी को एक समान लाभ देना, ठीक। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। यूएसएसआर का विघटन किसकी नीति के कारण हुआ था? तो वह ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका, ठीक है। तो ए नंबर सही हो जाएगा आपका। और चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर। नाटो का गठन कब हुआ था? अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। नाटो का ये हर साल पूछा जाता है, पेपर में उठा कर भी देख सकते हो आप शायद, हैं। तो नाटो हम उसे कहते हैं जब कोई सेना का गठन देश मिलकर एक दूसरे की जो रक्षा करता है उसे नाटो कहते हैं, ठीक है। जब सेना का गठन एक दूसरे देश से मिलकर रक्षा सुरक्षा करता है तो उसे नाटो का गठन कहते हैं। वो हुआ था आपका 1949 में। वार्सो संधि, वार्सो संधि किसके जवाब में बनी थी? तो वह नाटो के जवाब में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 13, शीत युद्ध किसके बीच था? तो वो है अमेरिका और सोवियत संघ। वो तो सबको पता है कि शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रख लो, ठीक है। इस शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ग्लासनोस्त नीति का अर्थ था क्या था? तो वह खुलेपन की नीति, खुलेपन की नीति। पेरेस्ट्रोइका नीति का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक पुनर्गठन, ठीक है, आर्थिक पुनर्गठन था इसका उद्देश्य। किस संधि ने शीत युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया था? मतलब
चिन्हा था तो वह नाटो नाटो ने चिन्हित किया था। उस संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का संघ हुआ था वह 1945 में। ठीक है। 18वां शीत युद्ध के दौरान किस गठन ने पूंजीवादी गुट का नेतृत्व किया था? वह नाटो ने। नाटो। अब पूछ लिया जाए कि बताओ शीत युद्ध के दौरान किस संगठन ने पूंजीवाद गुट का नेतृत्व किया था? है तो वह नाटो ने। ठीक है। और 20वां किस वर्ष भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ? गुटनिरपेक्ष यानी कि गुटनिरपेक्ष उसे कहते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। गुटनिरपेक्ष क्या है? गुटनिरपेक्ष एक बहुत अच्छी चीज है। गुट जब कोई देश या ज्यादा अधिक ताकतवर गुट, मतलब कि जो अच्छे ताकतवर देश होते हैं उनको हम गुट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि यूएसए और अमेरिका, आप सोवियत संघ और अमेरिका है, इन्हें गुट बोलते हैं। अच्छे जो ताकतवर देश होते हैं उन्हें गुट बोलते हैं अपन। ठीक है। तो किस वर्ष भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ? तो वो 1961 में। अब 20वां क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह बेलग्रेड में। अब ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो वह बेलग्रेड में। अब 21वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? शीत युद्ध के समय अमेरिका का मुख्य वैचारिक हथियार क्या था? तो वह पूंजीवाद। पूंजीवाद यहाँ इनका वैचारिक, विचार यानी सोचना, वो तो आपको सबको पता है, तो पूंजीवाद हो जाएगा। ठीक है। सोवियत संघ किस विचारधारा का पक्षधर था? अब पक्षधर तो आप सब जानते हो, आप बोलते हो ना, आप मैं अपने भाई के पक्ष में हूँ, मैं अपने मम्मी के पक्ष में हूँ, मैं अपने पापा के पक्ष में हूँ, तो वही पक्ष है, समझ लो। तो समाजवाद पक्ष यानी कि सबको एक समान रोजगार देना या सबको एक समान मानना। ठीक है। तो उसको समाजवाद कहते हैं। अब 23वां क्वेश्चन, अमेरिका की अगुवाई वाला गुट कौन सा था? तो वह पश्चिम गुट। ठीक है। पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ अमेरिका की अगुवाई वाला गुट कौन सा? अब अगुवाई यानी कि दिशा दिखाना, मतलब किसी को दिशा दिखाना। जैसे कि अपन को गांधी जी ने अपन के लिए लड़ा, अच्छे सुझाव दिए, तो वो दिशा दिखाना हो जाता है एक तरफ से। ठीक है। अब तुमसे किसी नंबर मांगो लड़की का, तो वो देगी तुमको? नहीं देगी ना। वो तुमको अभी दो थप्पड़ मारेगी, बोलेगी नंबर चाहिए तेरे को। चलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दो यार, क्या तुम कर रहे हो। चलो अब 24वां क्वेश्चन है, युद्ध में अश्म रेस किसे कहते हैं? आर्म्स रेस किसे कहते हैं? तो जब दो देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहें, ठीक है, जैसे हथियार बनाते हैं वो इकट्ठा कहते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही थी, तो अपन पाकिस्तान अपन से आगे निकलना चाहता है, अपन उनसे आगे निकलना, हिंदुस्तान पाकिस्तान से आगे निकलना चाहता है, तो एक क्या कहते हैं, इकट्ठे हथियार कहते हैं। ठीक है। इकट्ठे हथियार कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्म्स रेस, मतलब हथियार इकट्ठा करना, तो हथियारों की जोड़ी। ठीक है। हाँ। बैनल की दीवार किस देश में थी? तो हाँ, जो बैनल की दीवार थी वो किस देश में थी? ये अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है, 100% आना है ये क्वेश्चन, तो आप अच्छे से याद कर लो कि बैनल की दीवार किस देश में थी? तो वह थी जर्मनी में। ठीक है। जर्मनी में थी आपकी। अब शीत युद्ध का एक लक्षण था। अब उस शीत युद्ध का एक लक्षण क्या था? तो वह अप्रत्यक्ष संघर्ष। अब आप लोग बोलोगे अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या है? तो अप्रत्यक्ष संघर्ष जब देश सीधे युद्ध नहीं करता। ठीक है। जैसे जब कोई देश सीधे युद्ध नहीं करे, मतलब एक दूसरे देश के जरिए युद्ध करे। एक जैसे अपन का लड़ाई हुआ था अभी पाकिस्तान से हिंदुस्तान का, तो अपन ने किससे? रसिया के जरिए लड़ा था। तो दूसरे मतलब सीधे युद्ध नहीं करते इसमें। ठीक है। इसमें एक दूसरे देश के माध्यम से लड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष संघर्ष। अब कौन सा देश गुटनिरपेक्ष था? मतलब कौन सा देश है जो गुटनिरपेक्ष था? है तो वो है भारत। भारत गुटनिरपेक्ष था, वो हमेशा रहेगा, गुटनिरपेक्ष था भारत। समझे। अब पूछ लिया जाए तो कौन सा देश है जो गुटनिरपेक्ष था? तो वह है भारत। अब 28वां सवाल है, भारत के अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अन्य संस्थापक देश कौन से थे? तो वो कौन से थे? तो मिस लुगोस्लाविया। ठीक है। मिस लुगोस्लाविया, ये वाला हो जाएगा आपका बी नंबर का। बैनल दीवार गिरना किस वर्ष हुआ था? मतलब कि बैनल की दीवार थी वो अपन दो देशों के बीच में, सोवियत संघ के बीच में और अमेरिका के बीच में, तो वो किस वर्ष में गिरी? तो वो गिरी थी 1989। और ये अच्छे से याद रखना। ठीक है। बैनल की दीवार गिरना किस वर्ष हुआ था? तो वो 1989।
अब सोवियत संघ का विघटन किन मुख्य कारणों से हुआ? मोटी सोवियत संघ मतलब कैसे कई अलग अलग देशों में बटा, मतलब कोई विघटन हुआ है। कारण किस कारण से हुआ? वह उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक मतभेद होते थे, आर्थिक असंतुलन था, सुधारों की असफलता थी, तो वह उपयुक्त सभी। ठीक। अब है 31वां क्वेश्चन, युद्ध में भारत की नीति नीति क्या थी? भारत में युद्ध की नीति क्या थी? शीत युद्ध में भारत की नीति क्या थी? समझे? मतलब जो शीत युद्ध है उसमें भारत की क्या नीति थी? ठीक। तो क्या नीति थी? तो गुटनिरपेक्ष। ठीक है, गुटनिरपेक्ष नीति थी, मतलब कि अपन को नहीं लड़ाना है उनसे। अब शीत युद्ध के समय कौन सा संगठन साम्यवादी देशों का था? तो वह वार्सो वार्सो। गोरबाचु कौन थे? तो ये पता है, आप आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ गोरबाचु कौन थे? तो अमेरिका के, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, चीन के नेता थे, या यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे सोवियत संघ के नेता। ठीक है, कहाँ के नेता थे? गोरबाचु ये थे सोवियत संघ के नेता। इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, गोरबाचु कौन थे? तो ये सोवियत संघ के नेता थे। अब कौन सा आंदोलन शीत युद्ध से दूर रहने की नीति पर आधारित था? मतलब कौन सा आंदोलन शीत युद्ध से दूर रहने की नीति पर आधारित था? तो वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब आपका 35वां क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उसका था स्वतंत्र नीति अपनाना। ठीक है, अपन को किसी से लड़ाई नहीं करना, स्वतंत्र रहना है अपन को। ठीक है, अपन को नहीं लड़ाई झगड़े में भिड़ना है। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है, मतलब पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? वह आर्थिक पुनर्निर्माण, मतलब आर्थिक मतलब आर्थिक यानी पैसा, पैसे का फिर से निर्माण, पुनर्निर्माण मतलब पैसे का फिर से निर्माण। ग्लासनोस्ट का उद्देश्य था, ग्लासनोस्ट का उद्देश्य था तो वो है खुलेपन को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की ओर, किसके कारण सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत हुई है? तो वो है गोरबाचोव। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखा, किसके कारण सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत हुई? तो गोरबाचोव। ठीक है, अब थोड़े अटकता हूँ हिंदी में, थोड़ा एतिक तो चल ही जाता है। कौन सा संगठन पश्चिम गुट था? मतलब कि कौन सा पश्चिम गुट था? कौन सा संगठन पश्चिम गुट था? तो वह नाटो यहाँ का पश्चिम गुट था। ठीक है, भारत में किस वर्ष नाम सम्मेलन की मुझे मेजबानी कर चुका है? अब सम्मेलन समझो, आप सम्मेलन, एक सम्मेलन क्या होता है? आपको बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि सम्मेलन क्या होता है। तो सम्मेलन वह होता है जब बहुत सारे लोग हैं एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर किसी मुद्दे पर बात करें, हैं, तो उसे हम सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था 1983 में। आपसे पूछ लिया जाए भारत किस वर्ष नाम सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है? तो वो है 1983 में। अब चलिए भाई साहब, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। बट अब उससे पहले आपको कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किसके MCQ मोस्ट चाहिए, हिस्ट्री के चाहिए या पॉलिटिकल के चाहिए या जियोग्राफी के चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़, और आप सभी लाइक कर दो इस वीडियो को, हैं, हो सके तो शेयर भी कर देना, बट सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाइयों। मैं आप बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे को प्लीज़ भाइयों। और इससे भाई जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ के आप समझ लो टॉप कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके एक भी बाहर से नहीं पूछे जाने वाले हैं, सब यहीं से पूछे जाएंगे। आप समझ रहे? मैंने भाई 15 दिन मेहनत करके ये 50 मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ, तो उसको सुनो। कि क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए आपकी रागिनी में, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, जो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम ये बहकी हवाएं। अबे यार अच्छा गाना नहीं, चलो भाई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। सोवियत संघ के विघटन
कौन से नए देश बने, मतलब सोवियत संघ को हटाकर फिर कौन से नए देश बने, तो पूछे जाएंगे। अभी आप लोगों को पढ़ा ना विघटन का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कि अलग देश बनना, मतलब पहले जो चीज़ एक थी उसको अलग अलग टुकड़ों में बट जाना, मतलब कि उसे विघटन बोलते हैं। तो कितने, मतलब कितने देश, नए देश बने, तो 15 देश बने थे, ठीक है। नहीं, और इसको अच्छे से, ये 100% आएगा ये क्वेश्चन, समझे। इसको अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट अच्छे से मैं खुद करके दे रहा हूँ, ठीक है। कितने देश निर्माण हुए, तो 15 देश निर्माण। चलिए अगले क्वेश्चन, कौन सा देश यूएसएसआर से सबसे शक्तिशाली बनकर निकला, मतलब यूएसएसआर आप याद रखना, यूएसएसआर का मतलब होता है, यूएसएसआर का मतलब होता है सोवियत संघ, ठीक है। यूएसएसआर का मतलब होता है सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ देश था ना, उसको यूएसएसआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद रख। उसके बाद निकला था रूस। कौन सा देश यूएसएसआर से सबसे शक्तिशाली था, मतलब सोवियत संघ से सबसे शक्तिशाली बनकर निकला था, तो वह रूस, ठीक। तो शीत युद्ध में संघर्ष का स्वरूप कैसा था, मतलब शीत युद्ध के में संघर्ष का स्वरूप कैसा था, तो वह अप्रत्यक्ष स्वरूप, मतलब कि लड़ाई होने की संभावना। यूगोस्लाविया के प्रमुख कौन थे, मतलब यूगोस्लाविया मतलब ये एक देश है, ठीक है। अब जो कि आप, ये एक पुराना देश है, यूरोपीय पुराना देश है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यूगोस्लाविया के प्रमुख कौन थे, तो वो थे टीटो। टीटो यहाँ के नेता थे, ठीक है। ये एक देश था यूगो, आप ही पढ़ लेना, मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। और उसके नेता थे वो है टीटो, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूगोस्लाविया के नेता कौन थे, तो वह टीटो। गुटनिरपेक्ष, अबे यार, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका कैसी थी, तो वह नेतृत्वकर्ता भूमिका है। पूछ लिया जाए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका कैसी थी, तो वो है नेतृत्वकर्ता, ठीक है। शीत युद्ध के समय किस देश ने शांति सह 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 अस्तित्व की नीति अपनाई, तो वह भारत में। शीत युद्ध के समय भारत ने सत्य की नीति अपनाई थी, सह अस्तित्व की नीति अपनाई थी भारत ने। गोरबाचोव की नीतियाँ क्या दर्शाती हैं, तो वह लोकतांत्रिक बदलाव, ठीक है। तो गोरबाचोव की नीतियाँ क्या दर्शाती हैं, तो लोकतांत्रिक बदलाव। अगले क्वेश्चन को, पैनल की दीवार किसका प्रतीक था, तो वह दो गुटों की दूरी, ठीक है। मैंने बोला ना, दो गुटों यानी कि दो देश, जो बड़े देश होते हैं शक्तिशाली, दो गुटों की दूरी। सोवियत संघ के विघटन से क्या समाप्त हुआ, तो वो है शीत युद्ध, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन से होता है समाप्त अपना, सोवियत संघ का अंत हो जाता है, फिर शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। हैं, और गुटनिरपेक्ष देशों का मुख्य उद्देश्य क्या था, है, तो गुटनिरपेक्ष देशों का मुख्य उद्देश्य वो है स्वतंत्र निर्णय लेना, ठीक है। आप देखो, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना है। एंड आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।